एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इंस्पेक्टर, तुम पछताओगे, शारिक ने थानेदार से कहा। आज मेरे साथ तुम्हारी ज्यादती का आखिरी दिन है। तुम भी जानते हो कि जब किसी शरीफ आदमी को मुजरिम बनने पर मजबूर किया जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब कोई मेरी सिफारिश बनकर नहीं आएगा। अब मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा। इस केस में मुझे कितनी सजा दिलवाओगे? जेल से निकलने के बाद मैं बहुत बदल चुका हूंगा और फिर सबसे पहले मेरी मुलाकात तुमसे होगी। उसके बाद मैं तुम्हारे सरपरस्त शेरा पहलवान से निपटूंगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बंद कर दो इसे, दिमाग खराब हो गया है इसका। हेड कांस्टेबल शारिक को खींचता हुआ इंस्पेक्टर के दफ्तर से निकाल कर ले गया। शारिक ने इस मर्तबा कोई मज़ाहमत नहीं की। उसे हवालात में बंद कर दिया गया। शारिक को सुबह अदालत में पेश कर दिया गया। उस पर मनशियात फरोशी का इल्जाम था। मजिस्ट्रेट ने पहली ही पेशी पर इस केस का फैसला कर दिया और फिर उसे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। शारिक को देखकर जेलर के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। जेलर ने कहा, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, तुम पर मनशियात फरोशी का इल्जाम है। मुझे यकीन नहीं आता। शारिक ने जवाब दिया, बाज बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना पड़ता है जेलर साहब। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो उस वक्त भी आपने गालिबन ऐसे ही अल्फाज कहे थे। 12 साल के एक लड़के को अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हो सकती है, तो एक जवान आदमी को मनशियात फरोशी के जुर्म में सजा क्यों नहीं हो सकती? वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो सिर्फ 12 साल का था। ये वो उम्र होती है जब इंसान को अपना शऊर भी नहीं होता। वो अपने अच्छे बुरे को नहीं समझ सकता, बड़ों की उंगली पकड़ कर चलता है। उस उम्र के बच्चे को तो अकेले घर से भी नहीं निकलने दिया जाता। मैंने इस 4 दीवारी के अंदर होश संभाला। मेरी दुनिया इन दीवारों तक महदूद थी। मेरे सर पर यही मुख्तसर सा आसमान था। यहाँ मैंने खूंखार दरिंदा नुमा लोग भी देखे और आप जैसे मोहब्बत करने वाले पुलिस ऑफिसर भी। मैंने यहीं रहकर BA की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन दुनिया में रहने का सलीका नहीं आया। जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो उस वक्त यही समझा था कि इस दुनिया में रहने वाले सब लोग आप जैसे होंगे, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, मुखलिस। लेकिन बाहर रहकर इन चंद महीनों में मुझे तजुर्बा हुआ है कि ये दुनिया खूंखार भेड़ियों से भरी हुई है। आपकी तरह के इंसान को तो मोटरों के नीचे कुचल दिया जाता है और किसी खुशफहमी का शिकार मुझ जैसे लोगों को कठपुतलियां बना दिया जाता है। उन्हें घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था। इन चंद महीनों में मुझे सिर्फ ये तजुर्बा हुआ है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह से जिंदा रहा जा सकता है, कठपुतली बनकर या वो पुरस्कार कुव्वत बनकर जो उन कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जेलर ने कहा, तुम 15 दिन के लिए यहाँ आए हो। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर तुम्हें कुछ समझा सकूं। तुम एक अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस जेलर को भी शायद दुनिया का तजुर्बा नहीं था। उसके शब रोज भी तो जेल के इस हिसार में गुजरते थे। 3 रोज के बाद वार्डन ने उसे आवाज दी, शारिक, तुम्हारी मुलाकात आई है। शारिक ने पूछा, कौन है? वैसे उसे समझने में देर न लगी कि वो मरियम होगी। उस रात पकड़े जाने के बाद शारिक ने घर इत्तला नहीं भिजवाई थी और न ही बाद में उसे खबर की थी। 2-3 दिन तक रोती पीटती उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती रही होगी और बिलाखिर उसे पता चल गया होगा कि वो जेल में है और मुलाकात के लिए दौड़ी आई थी। वार्डन ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ है। मेरा मतलब है वही औरत जो पहले भी तुमसे मुलाकात के लिए आती रही। शारिक ने जवाब दिया, उससे कह दो कि शारिक नाम का कोई कैदी इस जेल में नहीं है। वार्डन ने उसे घूरा, बोला, अरे पागल आदमी, वो तेरी माँ है। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर रखा है और तू कहता है कि मुलाकात नहीं करेगा। शारिक ने जवाब दिया, हाँ, मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा। वार्डन अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ चला गया। शारिक दिल महसूस कर रह गया। वो जानता था कि मरियम और रजिया ने उसकी गुमशुदगी पर वाकई रो रो कर बुरा हाल कर रखा होगा, लेकिन अब वो एक कैदी और गुलाम इंसान की हैसियत से उसका सामना करना नहीं चाहता था। उसने जिंदगी गुजारने का जो फैसला कर लिया था वो बहुत खतरनाक था। उसे 1 हफ्ते के बाद एक रोज वार्डन ने फिर एक मुलाकात की आमद की इत्तला दी। शारिक ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं मिलूंगा। वार्डन ने कहा, वो तुम्हारी माँ नहीं है। शारिक ने उसे घूरा, फिर कौन है? वार्डन ने कहा, छांगा नाम बताया है उसने। कई साल पहले वो भी एक जुर्म में यहाँ की हवा खा चुका है। अगर नहीं मिलना चाहते तो मैं उसे मना कर दूं।
शारिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बोला नहीं, मैं उससे मुलाकात करूंगा। वो छांगा नाम के किसी आदमी को नहीं जानता था। वार्डन के कहने के मुताबिक कई साल पहले वो किसी जुर्म में जेल की हवा भी खा चुका था। शारिक हैरान हो रहा था कि वो कौन हो सकता है। आज मुलाकातों का दिन था। कई कैदियों के मुलाकाती आए हुए थे। हॉल नाम का ये कमरा मोटी मोटी आहनी सलाखों की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम था। सलाखों पर जाली भी लगी हुई थी। सलाखों के इस तरफ कैदी थे और दूसरी तरफ उनके मुलाकाती। वार्डन उसे आखिरी सिरे पर ले गया। सलाखों के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। उसने लाचा और कुर्ता पहना हुआ था। वो दरमियाने कद का एक अधेड़ उम्र मगर सेहतमंद आदमी था। कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और भारी मूछें। उसने कहा, मेरा नाम छांगा है, तुम मुझे नहीं जानते शारिक भाऊ। शारिक ने कहा, हाँ वाकई मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? छांगा ने कहा, मुझे कल पता चला था कि तुम्हें झूठे केस में सजा दिलवाई गई है। इस सारे चक्कर के पीछे शेरा पहलवान का हाथ है। तुम यहाँ से बाहर आ जाओ तो उससे हिसाब किताब कर लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है शारिक बाबू, अब तुम अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तुम कौन हो? छांगा ने जवाब दिया, दोस्त, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। शारिक ने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। छांगा ने कहा, तुम्हें 15 दिन की सजा हुई थी। मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में रिहा हो जाओगे। जेल से निकलकर सीधे मेरे पास आ जाना। शारिक ने पूछा, कहाँ? छांगा ने जवाब दिया, मुजंग चौक पर किसी से भी पूछ लेना। तुम्हारी दुआ से बच्चा बच्चा छांगा को जानता है। शारिक ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। छांगा ने कहा, अच्छा, रब रखा, भूलना मत। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। शारिक चंद सेकंड वहां खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। वो दिन भर छांगा के बारे में सोचता रहा। शक्ल सूरत, लिबास और अंदाजे गुफ्तगू से तो वो भी कोई स्मगलर ही लगता था, लेकिन वो सोच रहा था कि छांगा को उसके बारे में कैसे पता चला। उस रात शारिक को देर तक नींद नहीं आ सकी। वो कोठड़ी के खुरदरे फर्श पर लेटा छांगा के बारे में सोचता रहा। छांगा ने गुफ्तगू में शेरा पहलवान का भी हवाला दिया था और उससे हिसाब किताब कर लेने के अज़्म का इजहार किया था। उसकी बातों से शारिक इस नतीजे पर पहुंचा था कि शेरा पहलवान और छांगा में कोई दुश्मनी थी और छांगा गालिबन अपने हरीफ से किसी किस्म का बदला लेने के लिए उसे आलायकार बनाना चाहता था। हो सकता है उनमें कोई कारोबारी रकाबत हो। उसने करवट बदली और दरवाजे की आहनी सलाखों से बाहर आसमान की तरफ देखने लगा, जहां बहुत दूर सितारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। दफतन उसके जहन में मरियम और रजिया का ख्याल आया। मरियम 2 मरतबा मुलाकात के लिए आ चुकी थी। दूसरी मरतबा रजिया भी उसके साथ थी, मगर शारिक ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था। क्या सोचा होगा उन्होंने उसके बारे में? मरियम वो वाहिद हस्ती थी जो 14 साल की कैद के दौरान बाकायदगी से उससे मिलने के लिए आती रही थी। उसने उसे माँ की ममता दी थी। रजिया से उसे बहन का प्यार मिला था। 2 दिन बाद शारिक को वाकई रिहाई मिल गई। वो लिबास बदलकर जेलर की नसीहतों को दिमाग से छटकता हुआ जेल के गेट से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर मरियम पर पड़ी, जो गेट के सामने एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी। शारिक को देखते ही अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ लपकी। शारिक से कुछ फासले पर एक और आदमी भी खड़ा था। उसने चादर जिस्म पर लपेट रखी थी। शारिक उसे पहचानता तो नहीं था, लेकिन उसे समझने में देर न लगी कि वो शेरा पहलवान का आदमी था। मरियम बाहें फैलाकर उसकी तरफ लपकी। शारिक पुत्र। शारिक ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर उसका हाथ छटक कर तेजी से एक तरफ चलने लगा। मरियम रोती चीखती उसके पीछे दौड़ रही थी। शारिक के दिल पर छुरियां सी चल रही थीं, लेकिन वो इस हकीकत से भी आगाह था कि वो चादरपोश आदमी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क पर आ गया और एक रिक्शे में बैठ गया। ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ चलना है? शारिक ने पीछे देखते हुए कहा, यहाँ से चलो, रास्ते में बता दूंगा। मरियम पागलों की तरह उसे पुकारती हुई दौड़ती आ रही थी। रिक्शा हरकत में आ गया। मरियम कुछ देर तक रिक्शे के पीछे दौड़ती रही, फिर रुक गई। शारिक ने फिर मुड़कर देखा। मरियम बहुत पीछे रह गई थी, मगर सफेद रंग की एक सुजुकी कार रिक्शे के पीछे आ रही थी। कार में सिर्फ ड्राइवर था और शारिक ने उसे पहचानने में गलती नहीं की थी। ये वही चादरपोश आदमी था जिसे उसने जेल के गेट के सामने देखा था। रिक्शा कई मील तक मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता हुआ मैकलोड रोड की तरफ आ गया। शारिक ने कहा, स्टेशन ले चलो। रिक्शा रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचकर शारिक ने रिक्शा रुकवा लिया और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। ड्राइवर ने उसके हाथ से 100 रुपए का नोट ले लिया और जेब में हाथ डाला। उसके जेब में 50 रुपए का सिर्फ एक नोट था और मीटर पर 35 रुपए बने थे। ड्राइवर ने 100 का नोट दोबारा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास खुले नहीं है बाबू, ये पकड़ो अपना 100 का नोट और पैसे खुले करवा के दो। शारिक ने उसके हाथ से 50 का नोट खींच लिया और रिक्शे से उतरकर तेजी से एक बस की तरफ दौड़ा जो मैकलोड रोड ही की तरफ जा रही थी। वो बस के अगले दरवाजे से सवार हो गया। बस भरी हुई थी। शारिक ने झांक कर देखा। सफेद सुजुकी सड़क के किनारे पर खड़ी थी
और स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ शख्स मुतजस्सिस निगाहों से उस तरफ देख रहा था जहां रक्षा रुका था। अगला मोड़ मुड़ने के लिए बस की रफ्तार कम हुई तो शारिक पिछले दरवाजे से उतर गया। कुछ ही देर के बाद वो उस मोड़ पर खड़ा था जहां से भाटी लोहारी की तरफ तांगे जा रहे थे। तमाम तांगे वाले वहां से गुजरते हुए दरबार दरबार की आवाजें लगा रहे थे। शारिक पहले एक तांगे की तरफ बढ़ा, फिर एक खाली रक्षा देखकर उसकी तरफ मुड़ गया। शारिक रक्षे में बैठते हुए बोला, लोहारी चलो। ड्राइवर ने कहा, मीटर खराब है बाबूजी, 15 रुपए होंगे। शारिक ने इधर उधर देखे बगैर कहा, चलो चलो 15 ही ले लेना। रक्षा हरकत में आ गया और मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ लोहारी की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया। मोची दरवाजे से जरा आगे निकलते ही शारिक ने रक्षा रुकवा लिया और 50 का नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। ये गनीमत था कि उस रक्षा ड्राइवर के पास खुले पैसे मौजूद थे। उसने 35 रुपए वापस कर दिए। शारिक रक्षे से उतरकर अस्पताल रोड पर आ गया और अखबार मार्केट से जरा आगे जाकर दाईं तरफ एक गली में मुड़ गया। ये बाजार नुमा गली आगे जाकर अनारकली से जा मिली थी, लेकिन शारिक अनारकली तक पहुंचने से पहले ही बाएं तरफ एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट में उस वक्त अच्छे खासे ग्राहक थे, सारी ही मेजें भरी हुई थीं, मगर शारिक का रुख काउंटर की तरफ था। उसका बचपन का दोस्त सुहेल काउंटर पर बैठा हुआ था। तकरीबन 4 महीने पहले सुहेल से उस मुलाकात के बाद शारिक आज उसके सामने आया था। अरे तुम, शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं ज्यादा देर यहाँ लोगों के सामने नहीं रह सकता, ऊपर अपने कमरे में चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुहेल ने कहा, तुम ऊपर जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शारिक ने इधर उधर देखा और काउंटर से जरा आगे लकड़ी की गोल सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। कमरे में दाखिल होकर उसने गहरा सांस लिया और पलंग पर ढेर हो गया। वो पलंग पर लेटा कुछ देर तक छत को घूरता रहा और फिर उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो नींद की आगोश में पहुंच गया। आंख खुलते ही उसकी नजर सामने दीवार की घड़ी पर पड़ी। 11:30 बज रहे थे। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और सुहेल तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाहर आ गया। बोला, मैंने बैरे को तुम्हारे लिए चाय देकर भेजा था। उसने वापस आकर बताया कि तुम सो रहे हो, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी सच्ची बात यह है कि सुबह जिस वक्त तुम आए थे वो जरा धंधे का वक्त होता है। मैंने सोचा कि तुम भी जरा आराम कर लो, मैं भी धंधा कर लूं। शारिक बोला, तुम मेरे लिए नाश्ता मंगवाओ, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। ये कहकर शारिक उससे तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद शारिक उस कमरे में बैठा नाश्ता कर रहा था और सुहेल उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। सुहेल ने पूछा, उस मुलाकात के बाद तो तुम ऐसे गायब हुए कि लौट कर ही नहीं आए, ना ही तुमने अपने घर का पता बताया था कि जाकर तुमसे मुलाकात करता। शारिक ने उसे घूरा, बोला, तुम अनजान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या वाकई तुम्हें कुछ नहीं मालूम? सुहेल ने हैरत से कहा, क्या नहीं मालूम? शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए उसने कहा, क्या तुम इसी दुनिया में रहते हो, अखबार नहीं पढ़ते क्या? सुहेल बोला, इस दुनिया में रहता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, लेकिन शारिक ने उसकी बात काटी, बोला, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी होता रहा उससे बेखबर रहे। सुहेल ने उसे घूरा, बोला, क्या हुआ तुम्हारे साथ? शारिक ने कहा, आज सुबह मैं जेल से रिहा होकर आया हूँ। सुहेल ने हैरत से कहा, क्यों, क्या किया था तुमने, किस जुर्म की सजा में जेल गए थे? शारिक ने कहा, मनशियात फरोशी का इल्जाम था मुझ पर। सुहेल बोला, यकीन करो शारिक, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। शारिक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अपने साथ पेश आने वाले वाकयात की तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, शेरा पहलवान और पुलिस वालों ने मिलकर मेरी जिंदगी की राहें बदल डाली हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि वही बनूंगा जो ये लोग मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन ये लोग मुझसे कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। मैं इनकी जड़ें तक खोद डालूंगा। सुहेल उसके खामोश होने के बाद बोला, यकीन करो शारिक, कुछ इसी किस्म की खबरें अखबार में पढ़ता तो रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो तुम हो सकते हो। मैं तो ये समझा था कि या तो तुम किसी काम धंधे में मसरूफ होगे या ये शहर छोड़कर चले गए होगे। कितने अफसोस की बात है कि एक शहर में रहते हुए भी मैं तुम्हारे हालात से बेखबर रहा। शारिक ने कहा, खैर छोड़ो इस बात को, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? सुहेल ने कहा, तुमने जो फैसला किया है वो अगरचे दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे दामन छुड़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। वैसे मेरा मशवरा यही है कि जो कुछ हुआ भूल जाओ, कहीं और चले जाओ। तुमने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है वो बहुत खतरनाक है। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, कैसे भूल जाऊं? मेरे दिल पर इतने जख्म लगे हैं जिनका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जेल से बाहर आने के बाद मैंने शराफत की जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन मुझ जैसे लोग शराफत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। उन्हें उन खतरनाक रास्तों पर धकेल दिया जाता है जिन पर मुझे धकेला गया है। सुहेल ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, बोला, सोच लो शारिक। शारिक ने ठोस लहजे में जवाब दिया, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। सुहेल ने कहा, शेरा पहलवान बहुत खतरनाक आदमी है, इसका अंदाजा तुमने लगा लिया होगा।
उसे पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। अगर ऐसा ना होता तो वो इस कदर फैल न जाता। शारिक बोला, उसे सिर्फ इंस्पेक्टर और डीएसपी की सतह तक सरपरस्ती हासिल है। सुहेल ने उसकी बात काटी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या तुम ये समझते हो कि डीएसपी से ऊपर के पुलिस अफसरान उसे नहीं जानते? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है मेरे दोस्त। अगर कोई मामूली कांस्टेबल भी किसी रिक्शे या तांगे वाले से 10 रुपए भी रिश्वत लेता है तो उन 10 रुपयों में उस कांस्टेबल से लेकर पुलिस के आला तरीन ऑफिसर तक का हिस्सा होता है। अगर ऐसा न होता तो इस मुल्क में अंधेर नगरी न मची होती, माशरे में ऐसे जराइम न होते। इन पुलिस वालों को दौलत से मोहब्बत की बजाय अपने फर्ज का एहसास होता तो हमारा ये मुल्क जन्नत होता। अगर तुम एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में तहकीकात करो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी तनख्वाह तो 6-7 हज़ार रुपए है, लेकिन वो करोड़ों की जायदाद का मालिक है। ये जायदाद उसके नाम नहीं होगी, उसके बैंक अकाउंट में भी चंद रुपए होंगे। सारी जायदाद उसकी बीवी, बेटे, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों के नाम होगी। मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, हर सरकारी महकमे का यही हाल है। हर शख्स इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझकर लूट रहा है। शारिक बोला, तो क्या तुम समझते हो कि मैं भी इस मुल्क को लूटना चाहता हूँ? सुहेल ने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम कमजोर हो, उनके पास ताकत है, वो तुम्हें उठने से पहले ही कुचल देंगे। शारिक ने कहा, कमजोर आदमी उस वक्त तक कमजोर होता है जब तक वो अपने आप को कमजोर समझता है। मैं जब तक अपने आप को कमजोर समझता रहा, ये लोग मुझे ठोकरें मारते रहे, लेकिन इन ठोकरों ने मुझे मजबूत बना दिया है। मुझे ताकत बख्शी है इन्होंने। अब मैं वो शारिक नहीं हूं जो जेल जाने से पहले था। सुहेल ने कहा, लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे? वो तो गिरोह हैं, इंसानों के नहीं, खूंखार भेड़ियों के गिरोह, जो अपने से कमजोर को चीर फाड़ देते हैं। शारिक बोला, अब वो कम से कम मेरी चीर फाड़ नहीं करेंगे। तुम मुझसे सिर्फ इतनी हमदर्दी करो कि मुझे चंद रोज के लिए पनाह दे दो, बस चंद रोज। सुहेल ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं किया, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। तुम 24 घंटे इस कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते। मैंने 2 साल पहले बागबानपुरा में एक मकान खरीदा था। पहले तो उसमें किराएदार था, लेकिन अब 3 महीनों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो वहां रह सकते हो, उन भेड़ियों की नजरों से महफूज रहोगे। लेकिन तुमने मरियम और रजिया के बारे में सोचा है? मैंने उन्हें अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। अगर शेरा पहलवान को उनसे तुम्हारे ताल्लुक का पता चल गया तो वो लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। शारिक ने कहा, मैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। मैं उन्हें वहां से निकालकर कहीं और मुंतकिल कर दूंगा ताकि वो उनके शर से महफूज रहें। सुहेल ने कहा, तो फिर यूं करो कि पहली फुर्सत में उन्हें मेरे बागबान पूरे वाले मकान में मुंतकिल कर दो। उसके बाद जो कुछ भी करना चाहो करते रहना। शारिक ने कहा, ठीक है। छांगा नामी किसी आदमी को जानते हो? वो मुजंग का रहने वाला है। सुहेल ने कहा, नाम सुना है, वो भी इसी किस्म के धंधे करता है। दरअसल हुक्मरानी तो ये गुंडे और बदमाश ही करते हैं। इन्होंने इलाके बांट रखे हैं। ये गुंडे और बदमाश उन इलाकों के बेताज बादशाह हैं। भत्ते वसूल करना, शहरियों को परेशान करना और मनशियात फरोशी इनका कारोबार है। ये कारोबार खुलेआम होता है। पुलिस को इनकी सरपरस्ती हासिल है। पुलिस इनसे भत्ता वसूल करती है। ये जो कुछ भी हो रहा है पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। छांगा भी ऐसा ही आदमी है, मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? शारिक ने कहा, वो मेरी रिहाई से 2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था। वो शेरा पहलवान से कोई इंतकाम लेना चाहता है। मुमकिन है उनमें कारोबारी रकाबत हो। वो मुझे आलाकार बनाना चाहता है। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैं उसकी दोस्ती से फायदा उठाना चाहता हूँ। इस तरह शेरा पहलवान और उस जैसे लोगों के खिलाफ मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगी। सुहेल ने कंधे उचका दिए। बोला, ठीक है, मेरा काम तुम्हें समझाना था। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अच्छे बुरे की तमीज तुम खुद कर सकते हो। अच्छा, तुम बैठो, मैं जरा रेस्टोरेंट का चक्कर लगा कर आता हूँ। सुहेल कहते हुए उठ गया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेल का बटन दबा देना। उसने दरवाजे के करीब लगे हुए एक बटन की तरफ इशारा किया। सुहेल के जाने के बाद शारिक देर तक सूरत हाल का जायजा लेता रहा। ये तो बहरहाल तय था कि उसे शराफत की जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो मुल्क के किसी भी कोने में चला जाए, वो लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो यहाँ से भागे क्यों? मुंह छुपाने से तो बेहतर है कि यहाँ रहते हुए उन लोगों का मुकाबला किया जाए। दोपहर का खाना भी उसने कमरे में खाया और फिर सो गया। शाम को 6 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सुहेल उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था। उसने उसे कुछ रकम भी दे दी थी और उस कमरे के दूसरे दरवाजे की चाबी, ताकि रेस्टोरेंट में आने की बजाय दूसरे दरवाजे से अपनी आमदोरफ्त जारी रख सके।